Hello students, today I am going to start next lecture of acid base and salt। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है और पहले जान लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 1 जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का था उसमें हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद हम स्टार्ट कर चुके थे क्लासिफिकेशन। और मैंने क्या बोला था कि क्लासिफिकेशन हमें एसिड्स का भी स्टडी करना है और बेसिस का भी स्टडी करना है। एसिड के क्लासिफिकेशन में 2 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। सेकंड हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस पर भी हम एसिड को क्लासिफाई कर चुके हैं। आप एक बार रिवाइज कीजिए, आपने मोनोबेसिक एसिड पढ़ा है, डाई बेसिक पढ़ा है, ट्राई बेसिक पढ़ा है और टेट्रा बेसिक पढ़ा है। सबके एग्जाम्पल्स भी रिवाइज करें, साथ में उन एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें कि वो एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है या फिर वो मिनरल मींस इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। तो अकरेंस के बेसिस पर आप स्टडी कर चुके हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मींस मिनरल जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन होंगे। और बेसिसिटी के बेसिस पर, बेसिसिटी क्या होती है कि एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H+ वाटर में रिलीज कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। तो कुछ एसिड है जो 1 H+ आयन डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे एसिड है जिनका एक मॉलिक्यूल 2 H+ देता है और कुछ ऐसा एसिड है जिनका एक मॉलिक्यूल 3 H+ देता है। बट आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है कि वो कौन से एसिड के मॉलिक्यूल हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा नजर आते हैं बट रिलीज होने वाले हाइड्रोजन एटम, उनमें रिलीज होने वाले हाइड्रोजन आयंस एक्सपेक्टेड H+ आयन से कम होते हैं। तो वहां पर आप उन केसेस को रिवाइज कीजिएगा। एसिटिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, ये सारे डिफरेंट केसेस हैं। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद बचते हैं बच्चों सिंपल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं कि हम एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं एक नेचर का, पावरफुलनेस का, कि दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। 2 ऐसे क्राइटेरिया बनाएंगे, 2 ऐसे क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पर। स्ट्रेंथ के बेसिस पर 2 पॉसिबिलिटी, या तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर एसिड कैसा होगा, वीक होगा। तो इनके नाम ही इंडिकेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग मीन्स जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने देखे भी होंगे कई सारे एसिड हैं जो आपकी बॉडी पर या आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो आपके खाने के आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं और जिस एसिड को आप खा रहे हो मतलब वो आपके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, आपकी बॉडी पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जाम्पल्स भी आपके माइंड में होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। वीक एसिड में जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, जैसे कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो मिनरल एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। बट ऑर्गेनिक, एक अच्छा पॉइंट ये है कि सारे ऑर्गेनिक तो कैसे होंगे, वीक होंगे। ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं, तो आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। और ये सारे के सारे एसिड कौन से होंगे, वीक एसिड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक बार आप फिर से रिवाइज करें, वीक रिवाइज करें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको उस एसिड की स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पता होना चाहिए कि आप उसे स्ट्रॉन्ग कंसिडर करके क्वेश्चन का आंसर देंगे या वीक कंसिडर करके आंसर देंगे। चलिए अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक का जो क्राइटेरिया है इसको भी थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि इन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बोला जा रहा है और इन्हें वीक क्यों बोला जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के केस को स्टडी करने के लिए बच्चों मैं आपको बताता हूं एक टर्म, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ये आपको पहले बताया जा चुका है कि जैसे ही आप HCl को वाटर में डालेंगे तो वाटर में 2 आयंस
प्रेजेंट हो जाएंगे, एक Cl माइनस होगा और दूसरा होगा H3O प्लस। H3O प्लस। आप समझ रहे होंगे कि एसिड मॉलिक्यूल अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। एसिड का केटायन और आयन मींस H प्लस आयंस, हम बोले एसिड क्या करेगा, एसिड जैसे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा, एसिड वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसोशिएशन। इस तरह से ये ब्रेकडाउन होगा, इसे क्या बोला जाएगा, डिसोशिएशन। अब डिसोशिएशन बच्चों कुछ एसिड का कम होता है और कुछ का ज़्यादा होता है। ध्यान से समझिएगा, कुछ का डिसोशिएशन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का डिसोशिएशन बहुत कम होता है। ये थोड़ा और अच्छे से समझें, इस तरह से क्लियर नहीं होगा। कुछ का डिसोशिएशन ज़्यादा होता है और कुछ का डिसोशिएशन कम होता है। इसे किसी एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपने HCl लिया और HCl को वाटर में ऐड किया। मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल HCl के लिए, कंसिडर कीजिए आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल लिए और ऑलमोस्ट 100 मॉलिक्यूल का ही डिसोशिएशन हो जाता है, सभी H प्लस आयन रिलीज कर देते हैं या ऑलमोस्ट 100 से H प्लस आयन रिलीज होता है, तो फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे कि इसका डिसोशिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इस प्रॉपर्टी को, इस कंपैरिजन को मेजर करने के लिए हम एक और टर्म यहां पर पहले उसे देख लेते हैं, वो है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। ये होगी बच्चों डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एसिड मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का मतलब क्या है कि अगर आपके 5 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, 5 मॉलिक्यूल्स आपने लिए, डिसोशिएशन होता है 2 का, तो ये जो 2/5 होगा मींस ये जो 0.4 आपको मिलेगा, ये 0.4 क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा। ये 0.4 क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना हो सकता है कि जितने मॉलिक्यूल हम लें और उतने ही मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएं। तो अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1। 1 मींस कितना होगा, 100%। तो कंपैरिजन ये है बच्चों कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है, ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, जबकि वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम होता है। वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम होता है, जिसे अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस फॉर्मूला की आपकी क्लास में कोई नीड नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोशिएशन बहुत कम होता है। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल्स तो आपको क्लियर हुए। एक एग्जाम्पल हम वीक का भी लेंगे कि HCl को जैसे आप वाटर में ऐड करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में, जबकि CH3COOH के डिसोशिएशन की बात मैं करूं तो CH3COOH का डिसोशिएशन होगा आपके पास इन फॉर्म ऑफ एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, और ये डिसोशिएशन कंप्लीट डिसोशिएशन इसे आप बोल सकते हैं, और इसे हम बोलेंगे पार्शियल डिसोशिएशन। तो आप बोल सकते हो एसिड विच डिसोशिएट कंप्लीटली दैट आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड द एसिड विच डिसोशिएट्स पार्शियली आर नोन एज वीक एसिड। तो अब आप बोल सकते हो कि वीक एसिड पूरे के पूरे डिसोशिएट नहीं होते हैं। अगर आप इधर 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 100 में से 50 ही डिसोशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो आपके पास 50 मॉलिक्यूल तो अनडिसोशिएटेड रहेंगे। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, यहां पर मैंने वाटर में से ऐड किया है, ये कौन सी फॉर्म है, अनडिसोशिएटेड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, डिसोशिएटेड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने केवल यूनिडायरेक्शनल एरो लगाया, जबकि इसे रिवर्सिबल रिप्रेजेंट किया है। मींस सारे के सारे मॉलिक्यूल एट अ टाइम डिसोशिएट नहीं होंगे।
कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट रहेंगे और कुछ अनडिसोशिएटेड रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक इक्विलिब्रियम मिलेगा जिससे आप बाद में स्टडी करेंगे, बाद में पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप स्टडी करेंगे। चलिए, ये था स्ट्रॉन्ग और वीक का कंपैरिजन, जिससे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर कंपेयर किया। जहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। डेफिनेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनके एग्जाम्पल्स याद रखें। आपको पता हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिंपल इतना सा मैंने बता दिया है कि ऑर्गेनिक सारे वीक होंगे। चलिए, ये था थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने से पहले ये जान लिया जाए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपने स्टडी किया होगा क्लास 9th में मैटर में, जब आप सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सॉल्यूशन में आपको बताया जाता है कि सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्वेंट में, सॉल्यूट को मिलाया जाता है सॉल्वेंट में। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट के अमाउंट को आप सॉल्वेंट के रेफरेंस में या सॉल्यूशन के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। चलिए किसी एग्जांपल से समझते हैं कि आपने 20 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप क्या बोल सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशन कितना है, पूरा सॉल्यूशन 120 है और उसमें सॉल्यूट कितना है, 20 है। तो इसे, इस पूरे रिजल्ट को जो 20/120 आपको रिजल्ट मिलेगा, इसे आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगी, एक कॉन्सेंट्रेशन होगी इस सॉल्यूशन की। तो बच्चों आपको क्लियर होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि मैं सॉल्यूट को सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर आप सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, एक होता है डाइल्यूट और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड। बड़ी कॉमन सी टर्म है, कई बार आपने सुना भी होगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कई बार किसी केमिकल इक्वेशन में HCl लिखा होता है, जैसे कि ये एक इक्वेशन है Zn+HCl, तो यहां पर लिखा होता है डाइल्यूट। कुछ केमिकल इक्वेशंस होती है जिसमें आपने, जैसे कॉपर प्लस H2SO4, यहां पर मेरे सॉल्यूशन है, उन्हें आप डाइल्यूट भी बना सकते हो और कॉन्सेंट्रेटेड भी बना सकते हो। उन्हें हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हैं। तो इस कंपैरिजन को समझिएगा, डाइल्यूट का मतलब होता है वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर हम बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स वाटर। तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड मिला दोगे तो उसे क्या बोला जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और आप बहुत सारे वाटर में थोड़ा सा एसिड डालोगे, बहुत कम एसिड डालोगे तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट तो होगा, एसिड उसमें स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, बट उसमें वाटर ज़्यादा होने की वजह से वो आप पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो कई बार केमिकल रिएक्शन में हम डाइल्यूट एसिड को प्रेफर करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, मिक्स्ड ये भी वाटर में है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, बट यहाँ पर एसिड की जो परसेंटेज है वो हाई है और यहाँ पर एसिड की परसेंटेज लो है। उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज बहुत कम होना और बहुत ज़्यादा होना, तो कम होने पर आप उसे डाइल्यूट बोलेंगे और सेकंड केस में आप उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? तो ये एक क्लासिफिकेशन था एसिड का। चलिए, अब एसिड के चारों केसेस आप स्टडी कर चुके हो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अकरेंस, स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई द बेसिस ऑल्सो।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो इससे पहले तो आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि बेसिस को क्या बोला जाता है, एल्कली बोला जाता है। कौन से बेसिस को बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिए, वाटर सॉल्यूबल बेसिस को ही क्या बोला जाएगा, एल्कली बोला जाएगा। तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि एल्कलीज आर वाटर सॉल्यूबल बेसिस, और जो बेसिस वाटर सॉल्यूबल नहीं है उन्हें एल्कली नहीं बोला जाएगा, वो सिंपल क्या होंगे, बेसिस होंगे। तो कई बार मैं किसी बेस के लिए अगर एल्कली टर्म यूज ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वो बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, जैसे कि NaOH है, KOH है। तो आप एक बार इस टर्म को फिर से रिवाइज कीजिएगा। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रीवियस क्लासिफिकेशन के साथ कंपेयर करते जाइएगा। एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ना ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता है, ठीक है। एसिड के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, तो अकरेंस के बेसिस पर बेस का क्लासिफिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो बेस में डिफाइन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो सेकंड पर चलते हैं, वहां पर आपने स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, वहां आपने स्टडी किया था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और यहां आप स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। मींस हम बेस को क्लासिफाई करेंगे एसिडिटी के बेसिस पर। तो बच्चों इस ये जो टर्म है इसका ध्यान रखिएगा, बेस के क्लासिफिकेशन में कौन सी टर्म मैंने यूज में ली है, एसिडिटी, जबकि एसिड के क्लासिफिकेशन में जो टर्म थी वो क्या थी, बेसिसिटी। अब जिस तरह से आप बेसिसिटी को डिफाइन करते हो उसी तरह से आप एसिडिटी को डिफाइन कर सकते हो। बेसिसिटी को आपने डिफाइन किया था नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। उसी तरह से यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की, और बेस कौन सा आयन रिलीज करता है, OH-। तो आप लिख सकते हैं एसिडिटी की डेफिनेशन, number of OH- ions released by a single molecule of base into water। बेस का एक मॉलिक्यूल आप वाटर में ऐड करेंगे तो वो कितने OH- रिलीज करेगा, वो कितने OH- रिलीज कर सकता है, वो कितने OH- रिलीज कर सकता है, उस पर्टिकुलर नंबर को आप क्या बोलेंगे, उस बेस की एसिडिटी। क्योंकि OH- को किससे फाइट करनी है, एसिड से, मींस H+ से, इसलिए हमने इस नंबर को क्या बोला है, एसिडिटी बोला है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उनकी एसिडिटी आप बता सकते हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है, यहां पर NaOH हमने लिया, KOH हमने लिया, और सेकेंड एग्जाम्पल्स हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप इन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके नाम, NaOH इज नॉन एज कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज कास्टिक पोटाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्डलाइन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों ये इनके कॉमन नेम है, ये कुछ बेसेस हैं जिनके कॉमन नेम आपको याद होने चाहिए, आपके कंटेंट में इनके कॉमन नेम इंक्लूड है। क्लियर। तो फर्स्ट केस, अब हम कंपेयर करते हैं कि इनमें कौन सा, किसकी एसिडिटी 1 है, किसकी एसिडिटी 2 है और किसकी एसिडिटी 3 है। तो हमें एसिडिटी आपको क्लियर है कि कितने OH- आयन रिलीज होंगे। तो एक बार डिसोसिएशन में मैं आपको बता देता हूं, आप जैसे ही NaOH को वाटर में ऐड करेंगे, तो यहां पर आपको 2 आयन मिल जाएंगे, Na+ और OH-। सिमिलरली आप KOH को ऐड करेंगे तो ये भी फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा। हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो यहां पर आपको मिलेगा Ca2+ और आपको मिलेंगे 2 OH-। ठीक है, वाटर में है, H2O में, तो वो एक्वस फॉर्म में मिलेंगे। हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कितने OH दे सकता है, 3 OH- दे सकता है।
तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि इसका एक मॉलिक्यूल 1 OH देगा, इसका एक मॉलिक्यूल 2 देगा और इसका एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस दे सकता है। तो इस बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि एसिडिटी जो है वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं एसिडिटी जो है इट में बी 1, किसी बेस की एसिडिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जिन बेस की एसिडिटी 1 होगी उन्हें क्या बोला जाएगा? मोनो एसिडिक बेस। इससे बोला जाएगा डाई एसिडिक बेस, और ये होगा बच्चों ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मोनो एसिडिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? NaOH, KOH, ठीक है, और भी आप ले सकते हो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। डाई एसिडिक के एग्जाम्पल्स आपके पास हो सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और बेस है बच्चों, इसका भी नाम याद रखिएगा, मोनो एसिडिक में है आपके पास NH4OH। NH4OH इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ट्राई एसिडिक के एग्जाम्पल, ट्राई एसिडिक में आपके पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, AfOH होल थ्राइस। क्लियर? तो ये ट्राई एसिडिक है, डाई एसिडिक है और मोनो एसिडिक है। इनके एग्जाम्पल्स को रिवाइज कीजिएगा। इनमें जो एक अलग से मैंने एसिड लिखा है NH4OH, देखो आप लगभग सभी एसिड के फॉर्मूलाज देखो, सभी एसिड के फॉर्मूलाज, बेसिस के, सारे बेसिस के फॉर्मूलाज देखो, सारे बेसिस के फॉर्मूलाज में आपको मेटल नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, बट इस बेस फॉर्मूला में आपको कोई भी मेटल नजर नहीं आ रही है। इसमें कोई मेटल नहीं है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन क्या होती है? गैसेस, और गैसेस क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है। मतलब इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? नॉन मेटेलिक है। ये बनता कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूं कि अमोनिया को आप वाटर में डालेंगे तो ये अमोनिया वाटर के अंदर क्या बना लेता है? NH4OH। तो अमोनिया का सॉल्यूशन, इसे मैं क्या बोल सकता हूं? अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ही क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन ही क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। NH3 क्या होगा? अमोनिया होगा। तो जितने भी एसिड और बेस के फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं, इनके केमिकल नेम क्या होते हैं ये आप लिखें और एक बार याद करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था एसिडिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बेसिस का। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस का। एसिडिटी के बेसिस पर हम इसे क्लासिफाई कर चुके हैं। नेक्स्ट होगा बच्चों स्ट्रेंथ के बेसिस पर और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको क्लियर है स्ट्रेंथ में मैं दो कैटेगरी की बात करूंगा, या तो बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, या बेस कैसा होगा? वीक बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक को किस बेसिस पर डिफाइन किया है? इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर। जिसका डिसोसिएशन ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका कम होता है वो वीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डिसोशिएट्स कंप्लीटली। ये कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वीक की हम बात करें तो वीक का डिसोसिएशन कैसा होगा? डिसोशिएट्स पार्शियली। मींस इनका डिसोसिएशन कैसा होता है? पार्शियल डिसोसिएशन होता है। मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो काफी ज्यादा होगा और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बहुत कम होगा। ये तो थी डेफिनेशन, बट अल्टीमेटली आपको याद तो करना ही पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा और वीक बेस कौन सा है। तो उनके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि जो आपको अच्छे से पता है NaOH है, KOH है, ये सब कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। वीक बेस कौन से होंगे? वीक बेस में जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे बेसिस होंगे? वीक होंगे। और ऐसे बेसिस कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के एग्जांपल्स को याद करना है। ये था नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और सेम डेफिनेशन जो हमने एसिड के लिए स्टडी करी, दैट ये कैसा हो सकता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी हो सकता है और बेस का सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। आपको पता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड किसे बोलूँगा, वो बेसिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में बेस मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, और वो बेसिक सॉल्यूशन जिसमें बेस मीन्स सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। और इस कंडीशन में वो कैसा होगा, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब हमेशा समझिएगा बच्चों, डाइल्यूट का मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट में थोड़ा सा आपने सॉल्यूट डाला हुआ है, तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। और अगर आपने सॉल्यूट बहुत ज़्यादा डाला हुआ है तो वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो इसी से जुड़ता हुआ एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, डाइल्यूशन, कि एसिड और बेस का डाइल्यूशन कैसे किया जाए। डाइल्यूशन का मतलब आप उसे डाइल्यूट की तरफ ले जा रहे हैं, आप उसे और ज़्यादा डाइल्यूट करना। और डाइल्यूट कब कहलाएगा, जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इसे समझिएगा, डाइल्यूशन का मीनिंग है कि आप उसे और ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, और ज़्यादा डाइल्यूट करने का तरीका है हमारे पास कि हम उसमें सॉल्वेंट बढ़ा दें। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और आपसे पूछ लिया जाता है कि एसिड का डाइल्यूशन किस तरह से करना चाहिए, किस मेथड से या किस प्रोसीजर से आप एसिड को डाइल्यूट करें। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि डाइल्यूशन क्या होगा। तो आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, या मैं बोलूं आपके पास प्योर एसिड है और आप इसमें ऐड कर रहे हैं वाटर, तो ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा। या हम ऐसा बोलें कि आपके पास लेस डाइल्यूट एसिड है और आप उसकी डाइल्यूट मतलब उससे और ज़्यादा डाइल्यूट कर रहे हैं, मोर डाइल्यूट कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो उस मेथड को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन बोला जाता है। उस मेथड को बोला जाता है डाइल्यूशन। अब कॉन्सेप्ट ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड में, यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास भरा हुआ है एसिड, इसमें एसिड रखा हुआ है और बाहर से आपने इस बॉटल के थ्रू इसमें ऐड किया वाटर। अल्टीमेटली हमें क्या मिक्स करना है, एसिड और वाटर को मिक्स करना है, तो डाइल्यूशन हो जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो या तो मैं एसिड लेकर उसके अंदर वाटर को मिला दूं, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं एक कंटेनर में जितना मुझे सॉल्यूशन बनाना है उस अकॉर्डिंग पहले कंटेनर में क्या ले लूं, वाटर, और फिर यहां से मैं ऐड करूं एसिड को ड्रॉप वाइज, थोड़ा थोड़ा एसिड ऐड करते जाएं और जितनी कॉन्सेंट्रेशन का जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको बनाना है प्रिपेयर कर लें। अब दोनों केसेस हैं, मैं एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि विच मेथड इज अप्रोप्रिएट, या कौन सा मेथड करेक्ट है, एसिड का डाइल्यूशन हमें ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बनेगा तो दोनों में डाइल्यूट सॉल्यूशन, दोनों में आप एसिड वाटर मिक्स कर रहे हो, और आपने यही बोला है कि एसिड और वाटर को मिक्स करके हमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है। उसको डाइल्यूशन का मतलब तो आपको क्लियर है, तो दोनों में डाइल्यूशन हो रहा है तो दोनों सही होने चाहिए। बट प्रैक्टिकल लेवल पर मैं बात करूं, तो यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट किसका, एसिड का है, और वाटर साथ में आने पर एसिड वाटर के साथ क्या करता है, वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट होता है, एक रिएक्शन होती है, एसिड जो है वो वाटर में क्या होगा, डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पर अगर आप इतना सारा एसिड ले लें और वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो सडनली क्या होगा, ये प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से सडनली जो कंटेनर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, या हो सकता है कि जो कंटेनर आपके हाथ में वो ब्रेक हो जाए, या आपको किसी भी तरह का कोई यहाँ पर हार्म हो सकता है। मींस ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसलिए कहा जाता है कि एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए।
तो जिस तरह से आपको सॉल्यूशन बनाना है, आप वाटर लें और उसमें एसिड को मिक्स करें। यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझते हैं कि जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पर लार्ज अमाउंट में अचानक से एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, बट बहुत सारा अमाउंट यहां पर वाटर का प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होगी, वाटर उसे कंट्रोल करेगा और आपको इस चीज का पता चलता जाएगा कि कंटेनर गर्म होता जा रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती जा रही है। बट ये प्रोसेस जो है फास्ट होगा, इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो बोला जाता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को वाटर में ऐड किया जाना चाहिए ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टेयरिंग। मींस आप इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहें और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में ऐड करते रहें। तो ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड का करेक्ट मेथड है। एसिड should be added drop wise into water with constant stirring। क्लियर? ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका आंसर आपको एग्जाम में देना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम एसिड में वाटर को क्यों ऐड नहीं कर सकते, तो आपको इसका आंसर देना होगा बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी हार्मफुल। ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, सडनली एनर्जी रिलीज होती है, तो आप इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो ये था डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। एक था एसिड का डाइल्यूशन कैसे करें, दो एक्स्ट्रा टॉपिक क्लासिफिकेशन के बाद हम स्टडी करने होते हैं। एक कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है कंडक्टिंग नेचर। हमें पता करना है कि ये एसिड और बेस क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और करते हैं तो किस कंडीशन पर करते हैं। तो नेक्स्ट है कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। इनसे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा। एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक एग्जाम्पल है, आपने लिया ड्राई HCl गैस स्टेट में, और दूसरा आपने लिया एक्वस HCl। तो दोनों में से किस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्या दोनों ही कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एसिड और बेस के सॉल्यूशन जो हैं, या एसिड और बेस जो हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंडक्टिविटी की कंडीशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। मींस फ्री चार्ज की आपको रिक्वायरमेंट है। फ्री का मतलब क्या होगा कि वो चार्ज जो है जिसकी आप बात कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। तो फ्री आयंस अगर होंगे, फ्री चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं कि इस कंडीशन में क्या आपके पास फ्री आयंस अवेलेबल हैं। तो इसमें आपके पास फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन भी आपको क्लियर कर रहा हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका आंसर क्या होगा कि ड्राई HCl में फ्री आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। यहां पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा HCl की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। जबकि आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि HCl को वाटर में ऐड करने पर ये डिसोशिएट हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे आयंस। HCl जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डिसोशिएटेड फॉर्म में होगा, और डिसोशिएटेड फॉर्म में आपके पास क्या होंगे, फ्री आयंस। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है। इस केस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है। तो मैं अब ऐसा बोल सकता हूं दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों एक क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ग्लूकोज को वाटर में मिक्स कर लूँ, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो फिर ग्लूकोज वगैरह और भी ऐसे कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो डिसोशिएट होता है या नहीं होता है।
तो वो डिसोशिएट नहीं होगा, तो फ्री आयंस नहीं होंगे, तो ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि एसिड जो है ये डिसोशिएट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है वो वाटर में H+ देगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि जिस मॉलिक्यूल का वाटर में डिसोशिएशन हो और उससे आयंस जनरेट हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में अप्लाई कर पा रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट आप आगे के चैप्टर्स में भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आपको करनी है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन और फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी या आप एसिड और बेस को और इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ चुके हो, इन्हें जान चुके हो कि एसिड और बेस क्या होते हैं और किस तरह से वाटर में डिसोशिएट होते हैं, कितने टाइप के ये हो सकते हैं। अब हमें स्टडी करना है इनकी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रिएक्टेंट के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे और किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर में अप्लाई कर पा रहे हैं तो यही कॉन्सेप्ट आप आगे के चैप्टर्स में भी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, कंपाउंड, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आपको करनी है। चलिए, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन और फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी या आप एसिड और बेस को और इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ चुके हो, इन्हें जान चुके हो कि एसिड और बेस क्या होते हैं और किस तरह से वाटर में डिसोशिएट होते हैं, कितने टाइप के ये हो सकते हैं। अब हमें स्टडी करना है इनकी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग रिएक्टेंट के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे और किस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।